इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 की थ्योरी। ठीक है, हम चैप्टर 1 की थ्योरी कर चुके हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का प्रैक्टिकल पोर्शन भी हमारा हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 3 में थ्योरी नहीं है। इसके बाद हम इस वीडियो के बाद चैप्टर 4 की थ्योरी करेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर 2 की थ्योरी, फिर चैप्टर 4 की थ्योरी, उसके बाद एक पूरी यूनिट जो है ये यूनिट 1 नेशनल इनकम, उसकी रिवीजन होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, नाम सुना सुना सा है। डोमेस्टिक तो हमने इनकम भी सुनी थी। कौन सी इनकम? जो एक लोकेशन से या फिर हमारी कंट्री से जनरेट हो। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जो एक गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट हो। ठीक है, मान लिया ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है ना, ये हमारी पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट हमारा थोड़ा सा हिस्सा, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो किसी और की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है और किसी और का थोड़ा हिस्सा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ये अभी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। क्रक्स क्या था? डोमेस्टिक टेरिटरी एक जियोग्राफिकल एरिया है जो एक गवर्नमेंट या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है, बुक से स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, इट इज़ द टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन अ विद पर्सनस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मिस किया था अभी। ये एक ऐसी टेरिटरी है जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होती है। ठीक है, और उसमें पर्सनस गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, इसे याद करने के लिए इसे हम याद करेंगे CGP से। ठीक है, CGP एक ऐसा सिस्टम था जब परसेंटेज क्या क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो हम CGP निकालते थे। ठीक है, C से हमारा कैपिटल, G से गुड्स और P से पर्सन्स। एक टेरिटरी जहाँ पे गुड्स, पर्सन्स और कैपिटल फ्रीली मूव करें, जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड हो। ठीक है, सर्कुलेट फ्रीली। यहाँ तक आगे समझ। इन लेमन्स लैंग्वेज, लेमन एक इकोनॉमिस्ट था, उसने क्या बोला? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, हाउ फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज़ यूज्ड अ वाइडर सेंस। ठीक है, छोड़ो। इसका आता है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या फिर जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, उसके अलावा क्या क्या ऐसा है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। अब हम वो पढ़ेंगे जो किसी और का जियोग्राफिकल एरिया है बट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। ठीक है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स एंड एम्बेसीज। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं अभी। कई बार सुना है कि एक बंदा हमारा यहाँ से US से गया। ठीक है, उसे वहाँ कुछ दिक्कत आई, तो वो USA में एक एम्बेसी होगी, इंडियन एम्बेसी होगी, जो इंडियन बंदों के लिए, इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए हेल्प करेगी। उन्हें कुछ भी दिक्कत है उसके बारे में करेगी। तो अब अगर हम देखें, वो है तो USA में, वो ऑफिस इंडियन एम्बेसी का USA में है, बट उस पर पूरा कंट्रोल, पूरा उसका वर्क कौन देख रहा है? इंडिया देख रहा है। तो इसलिए वो एम्बेसी किसकी होगी? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। वहाँ का खर्चा पानी कौन देखेगा? इंडिया वाले देखेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग, मान लो इंडियन ओशियन में कुछ इंडियन मछुआरे वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मछली पकड़ रहे हैं या फिर कुछ भी, या फिर जो कोई जो हम समुद्र से तेल निकालते हैं वो कर रहे हैं। तो अगर वो इंडियन ओशियन में कर रहे हैं तो वो भी किसकी टेरिटरी है? हमारी टेरिटरी है। ठीक है, तीसरी चीज़, मान लो ये हमारी कंट्री है। ठीक है, इसके ऊपर से ऐसे कोई प्लेन जा रहा है, यहाँ पे वो प्लेन है। ठीक है, ये वो प्लेन है, ये है तो हमारी कंट्री में। ठीक है, बट इस पर रूल दिया है उस कंट्री का जिसने इसे उड़ाया है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ऐसे ही हमारा प्लेन किसी और कंट्री के ऊपर जाए, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम पढ़ते हैं बुक से। सबसे पहले है हमारा शिप्स, एयरक्राफ्ट owned and operated by normal residents between 2 or more countries। ठीक है, ये वो बताया गया है कि या तो शिप्स या फिर कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट्स जो एक नॉर्मल रेजिडेंट के होते हैं और वो 2 कंट्रीज़ के बीच में उन्हें
उनका आना जाना रखता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दिए हैं इसने, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। अब देखो ऑपरेट एयर इंडिया ने किए हैं और वो उड़ रहे हैं रशिया से जापान, जापान से रशिया, पर फिर भी उस पर ना रशिया कंट्रोल होगा ना जापान को, उस पर इंडिया कंट्रोल होगा, तो वो किस में काउंट होंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद फिशिंग वेसल्स, oils and natural gas rigs and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive right of operation, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ हम समुद्र से निकाल रहे हैं, कोई भी नेचुरल रिसोर्स, वो जिसका समुद्र होगा वो उसी के उसमें जाएगा। मान लो अगर हम इंटरनेशनल वाटर से इंडिया का कोई बंदा निकाल रहा है ना, तो उससे भी इंडिया का हक होगा, ठीक है। उसके बाद एम्बेसीज, कंसल्टेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा भी होता है कि हमारे कंट्री में एक यूएसए की एक कैंप हो उसका फौज का, ठीक है। तो ये वो चीज़ होती हैं ऑफ अ कंट्री लोकेटेड एब्रोड, ठीक है। या वो किसी कंट्री की एम्बेसी बाहर हो या फिर कंसलेट्स बाहर हो या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाहर हो, ये उसके बारे में बात की, ठीक है। अब हम देखें कंसलेट क्या होता है। इट इज़ अ ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय कंसल एन ऑफिसर कमीशन बाय द गवर्नमेंट टू रिसाइड इन अ फॉरेन कंट्री टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स, ठीक है। इसने क्या बोला है, एक कंसलेट एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ के बंदे क्या करते हैं, मान लो हमारा बंदा यूएसए में गया है, तो कंसलेट के बंदे क्या करेंगे, उस बंदे का हमारे देश के प्रति कुछ इंटरेस्ट करेंगे कि वो वापस आ जाए, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या नहीं आता, ये 3 चीज़ हमने पढ़ी जो किसी और की जियोग्राफिकल एरिया में हम कर रहे हैं, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। ये अब हम चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी। वही बिल्कुल सेम, एम्बेसीज, कंसलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, हमारी कंट्री में किसी और के ये 3 चीज़ हों तो वो क्या होगा, उन पे रूल उनका होगा, तो वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी होंगी, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा लोकेटेड विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अब देखो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मान ले जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्विट्ज़रलैंड में है, तो क्या उस पर स्विट्ज़रलैंड का हक होगा, क्या वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, नहीं। तो ऐसी चीज़ भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है डोमेस्टिक टेरिटरी की, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं, ये इस टॉपिक के फ्रंट में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, अपने आप से करने तुझे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं अब देखते हैं। टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट। देख ये क्या होता है, इसमें तुझे 2 चीज़ याद करनी है, ठीक है। एक बंदा अगर एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, दूसरा वो वहीं पे खा और कमा रहा है, तो वो क्या है, उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, एक तो 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में रह रहा है, दूसरा उसका खाना कमाना है, या फिर हम बोलें इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, उसका जो इकोनॉमिकल काम है, वो जो खाना है या फिर कमाना है, जो खर्च कर रहा है और जो इनकम गेन कर रहा है, वो सारा काम भी उसी कंट्री में हो, तो वो उसका नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी बुक की लैंग्वेज में। उसके बाद एक टर्म आती है सिटीजनशिप। ये क्या होता है, तेरे को ऐसा लगता होगा कि ये दोनों चीज़ सेम है, बट नहीं। सिटीजनशिप कुछ और होती है, नॉर्मल रेजिडेंसी क्या बताई मैंने कि या तो वो 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में हो या फिर उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट उस कंट्री में हो, ठीक है। दोनों चीज़ साथ में होनी चाहिए, ठीक है। सिटीजनशिप क्या होती है, या तो हम सिटीजनशिप लेते हैं बाय बर्थ, मान ले मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, और या फिर हम क्या करते हैं, कहीं की सिटीजनशिप खरीद लेते हैं, लीगली परचेज या फिर बाय, मतलब लीगली लेनी होती है हमें, ठीक है। ये दोनों चीज़ साथ में होंगी
तब हमारा नॉर्मल रेजिडेंसी होगी, और ये दोनों चीज़ों में से एक भी होगा तो हमारी सिटीजनशिप होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें किसका याद रखना है, तेरा याद रखना है हमें। क्या याद रखेंगे हम यहाँ पे? अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार को हम यहाँ याद रखेंगे। उसका जन्म हुआ कनाडा में। ठीक है, यहाँ कनाडा दूँ मैं, उसका जन्म हुआ कनाडा में, तो वो एक कैनेडियन सिटीजनशिप है, बट वो इंडिया में रहता है 1 साल से ज़्यादा। क्या वो यहीं पे रहता है, यहीं पे वो अपना सारा काम करता है, वो खा भी यहीं रहा है, कमा भी यहाँ रहा है, इनकम भी यहाँ यहीं गेन कर रहा है, और सारे एक्सपेंडिचर भी यहाँ कर रहा है, तो वो रेजिडेंट इंडिया का है। ठीक है, हो गया याद। अब हम पढ़ते हैं बुक से। Normal residents of a country refer to an individual or institution who ordinarily resides the country and whose center of economic interest also lies in that country। ठीक है, इसने 3 चीज़ बोली हैं, या तो वो एक इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है। ये बात मैंने नहीं बताई थी, वो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन भी हो सकता है, और साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, वो उस कंट्री में रिसाइड करना चाहिए। मैंने क्या बोला था, 1 साल से ज़्यादा हो, ये क्या बोल रहा है, उसमें वो हो बस। ठीक है, 1 साल का भी क्राइटेरिया होता है, बट यहाँ पे इसने लिखा है कि वो उस कंट्री में रहे, और तीसरा, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये बात उसने दोबारा बोल दी। उसके बाद सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, द रेजिडेंट लिव्स और इज़ लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सबसे पहले क्या, रेजिडेंट या तो लिव या फिर लोकेटेड, मतलब दोनों चीज़ क्या है, रहना और बसना उसका कहाँ, उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। ठीक है, द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम द लोकेशन। उसे अर्न भी वहाँ करना है, स्पेंड भी वहाँ करना है, और एक्यूमुलेट भी वहीं करना है। ये बात आगे समझ। उसके बाद फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। ऐसे कुछ होते हैं इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल्स, कुछ बंदे या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करते। तो देखो, ये 4 चीज़ हैं, नीचे वाली 3 में 4 चीज़ अलग से हैं, और वो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। इसने क्या बोला कि उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो बंदा होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि एम्बेसीज, ऑफिशियल्स और ये सारी चीज़ किस में, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होती, तो वो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अपना नॉर्मल रेजिडेंटशिप नहीं दे सकते। उनका स्टाफ है, फॉरेन स्टाफ है, उसे भी हम अपना नॉर्मल रेजिडेंटशिप नहीं देंगे। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, उसे भी हम अपना एनआर का खिताब नहीं देंगे। और तीसरा, चौथा क्या है, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, उसे भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। ठीक है, क्रक्स क्या है, मैंने उसने बुक ने ये बोला कि जो बंदा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आना चाहिए, और अभी हमने पढ़ा था कि एम्बेसीज नहीं आती तो उसके स्टाफ को भी नहीं लेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती तो उसके भी एम्प्लॉयज़ को हम नहीं लेंगे। 4 चीज़ हो जाएंगी। उसके बाद अगर कोई हमारा देश घूमने आए, फॉरेन टूरिस्ट है, उसको भी हम अपनी नॉर्मल रेजिडेंटशिप नहीं देते। ठीक है, ये बात आ गई समझ। इसके बाद क्या है, मान लो एक प्लेन उड़ा अफ़गानिस्तान से हमारे इंडिया में आया, वहाँ के क्या होंगे, एयर होस्टेसेस होंगे, पायलट होगी, सारों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रू मेंबर्स। ठीक है, तो वो अब कुछ दिन के यहाँ रह रहे हैं, तो उनको हम अपना नॉर्मल रेजिडेंटशिप नहीं देंगे। क्या बोला, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स को भी नहीं देते। बॉर्डर पे कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो होते दूसरे देश के हैं बट काम यहाँ करते हैं, तो उनको भी हम अपने नॉर्मल रेजिडेंटशिप में काउंट नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ थी। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में डिफरेंस, जो कि मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तूने क्या सुना होगा, कई बार सुना होगा, ये बंदा तो एनआरआई हो गया, बाहर जाके क्या हो गया, ये बंदा एनआरआई हो गया। ठीक है, ये ऐसा बोलते क्यों हैं? देखो, एनआर होता है नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो एनआरआई क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ
इंडिया, ठीक है। इसीलिए कोई भी बंदा बाहर चला जाता है, 1 साल से ज़्यादा वही रहता है, तो उससे रेजिडेंटशिप ले ली जाती है। क्यों? वो बाहर गया है, कमाने गया है, और 1 साल से ज़्यादा वहीं रह रहा है, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वहाँ का एनआर है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप के बीच में डिफरेंस। इट इज़ बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, सम लीगल प्रोविजन। मैंने बताया था एक लीगल कंसेप्ट है जो प्लेस ऑफ बर्थ डिसाइड करता है या फिर कुछ लीगल प्रोविजंस डिसाइड करते हैं। अलाउिंग अ पर्सन टू बिकम सिटीजन, इट मीन्स इंडियन सिटीजन कैन अराइज इन 2 वेज। इंडियन सिटीजनशिप एक बंदे को कैसे मिलेगी? या तो पर्सन बोर्न इन इंडिया, इंडिया में पैदा हुआ हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। या फिर क्या हुआ हो, वो इंडिया से बाहर बोर्न हुआ हो, बट क्या कहता है, इंडियन लॉ से अलाउ कर दे इंडियन सिटीज़न बनने में, तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। रेजिडेंटशिप पढ़ते हैं, ये एक इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, ये एक लीगल कंसेप्ट था, ये एक इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, ठीक है। बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय अ पर्सन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल इज एन आर ऑफ अ कंट्री इफ ही ओरिजिनली रिजाइड्स, क्या था? ओरिजिनली रिजाइड्स एंड उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट वहीं पे हो। इसने ये पॉइंट भी बोल दिया कि मोर देन 1 ईयर वो यहाँ वहाँ पे रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ आगे समझ। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ चाइनीज़ लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हाउएवर इज़ नॉट अ सिटीजन or national of India as he does not hold citizenship of India. Similarly, a non-resident India, कुछ नहीं है, क्या बोला है, एक चाइना का बंदा था, यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, तो वो यहाँ का एनआर तो है, बट वो पैदा चाइना में हुआ है, तो वो उसकी सिटीजनशिप चाइना की है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। यहाँ समझने के बाद बोर्ड पे, सॉरी, बुक रीडिंग की नीड नहीं होगी, तो जहाँ पे बुक में स्पेस हो तुझे क्या करना है, वहाँ पे ये लिख लेना है, तुझे बाद में समझ आ जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में फ़र्क बता देंगे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, चाहे तो एक नॉर्मल रेजिडेंट कमाए और चाहे एक एनआरआई कमाए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी कमाए, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे वो हमारे देश का ना हो, रेजिडेंटशिप उसकी कहीं भी हो, बट उसे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ हमारा रेजिडेंट होना चाहिए सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, इरेज, ठीक है, सब कुछ फाइन। पहले मैं नेशनल इनकम बताता हूँ, उल्टा बोल दिया था मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये क्या होता है, चाहे तो एक नॉर्मल रेजिडेंट कमाए या फिर एक एनआरआई कमाए, बट होना क्या चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा, ठीक है। क्या बोला, जो ये यहाँ बोला तो मैंने वो यहाँ लिख दिया है, चाहे तो वो हमारे देश का बंदा हो चाहे वो हमारे देश का बंदा ना हो, अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा तो वो नेशनल प्रोडक्ट माना जाएगा। दूसरी चीज़, बंदा चाहे तो यहाँ कमाए, डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए, और चाहे कमाए कहीं एब्रोड में, ठीक है, कहीं भी कमाए, पर वो एक नेशनल रेजिडेंट होना चाहिए, वो एनआरआई नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है। वेट, एक डाउट है, सॉरी अक्षय, सॉरी, एक दिक्कत होगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है, नेशनल प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। फिर से इरेज, क्या बोला मैंने, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया हो, चाहे कोई भी कमाए, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट वो हो जो एक नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए चाहे एब्रोड। याद रखने का एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताऊंगा, मेरे को भी देख मैं कितना कंफ्यूज हो गया, याद रखने की एक निंजा टेक्निक। डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में वो होगा, और नेशनल प्रोडक्ट एन है ना, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट करेगा, ठीक है। हो गया डन।
ठीक है, नेशनल एक बड़ी टर्म है, तो वो डोमेस्टिक को भी लेगा और एब्रोड को भी लेगा, ऐसे रखना है याद। एक बार फिर से बताता हूँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है जो हमारी सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया जाए, चाहे कोई भी कमा ले, एनआरआई कमा ले या नॉर्मल रेजिडेंट कमा ले। नेशनल प्रोडक्ट वो होता है जो चाहे तो हमारे देश में कमाया जाए, चाहे बाहर को कमाया जाए, बट कमाना होगा एनआर को, नॉर्मल रेजिडेंट को, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम हमारा अगला टॉपिक है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और इसका ब्रीफ मैंने तब दे दिया था जब मैं एनएफआई कॉन्सेप्ट करा रहा था, बिल्कुल पहली वीडियो में। क्या बोला था मैंने? फैक्टर इन इनकम होती है भाई मेहनत की कमाई, ठीक है। हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कमाई, उसकी इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है भाई? ये होता है हमारा गिफ्ट, ये होती है बिन मेहनत की कमाई, ठीक है। जैसे कि फैक्टर इनकम हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करें उसमें मिलेगी। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? बर्थडे गिफ्ट मिल गया, या फिर हमें स्कॉलरशिप मिल गई, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट वो मिल गई, जो बंदे एम्प्लॉयड नहीं होते उनको कुछ पैसा मिलता है ना सरकार की तरफ से, ये होती है वो चीज़, ठीक है। बुक से पढ़ते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी हो जाएगा। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अगर हम फैक्टर्स, क्या बोला इसने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं, क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इनके बदले हमें अपना प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। इनके बदले मैंने पिछले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर की वीडियो में बताया था, इनके बदले मिलता क्या है, पहले चैप्टर की वीडियो में बताया था। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिलता है हमें। तो उन चारों को हम देखेंगे फैक्टर इनकम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्रांसफ़र इनकम मैंने अभी बताया, ये होती है बिन मेहनत की कमाई, ठीक है। रीड करते हैं। इट इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सेम बात बोल दी इसने। एज फैक्टर इनकम इज अर्नड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज़ अ बाईलेटरल इनकम, ठीक है। ये भी आ गया समझ। फैक्टर इनकम ऑफ एनआर ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर एक नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहा है तो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यही मैंने बता दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, ये किस में आएंगी? फैक्टर इनकम में आएंगे, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ओनर, ठीक है। इसमें क्या बोला है देख, इसने ये बोला है कि फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट, क्या क्या? फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे हैं? अगर एक बंदा, जैसे मेरे जैसा बंदा है, मैं एक कंपनी में काम करने जाता हूँ, मुझे दिहाड़ी मिल गई, ठीक है, तो मेरे लिए तो वो फैक्टर इनकम होगी, बट फैक्ट्री वालों के लिए वो क्या होगी? फैक्टर पेमेंट होगी। इसीलिए इसने बोला ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। कोई दे रहा है अपने किसी और की मेहनत की, किसी और ने उसको सर्विस दी है, उसकी सैलरी दे रहा है, उसे वो बोलेगा फैक्टर पेमेंट, और कोई अपनी मेहनत की कमाई ले रहा है, उसे वो बोलेगा फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ने दोबारा वही बोला है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वाले फैक्टर इनकम में जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात बोले, ट्रांसफर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। क्या? हमें कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं देनी पड़ती, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ यूनिलेटरल वन साइडेड कंसेप्ट। इसने क्या बोला था? बाईलेटरल है, हम कुछ दे रहे हैं तब हमें मिल रहा है। ये इसने क्या बोला? यूनिलेटरल है, हम कुछ नहीं दे रहे पर फिर भी हमें मिल रहा है। इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मैंने ये बोला था कि एनएफआईए में हम सिर्फ फैक्टर इनकम लेंगे, ट्रांसफ़र इनकम नहीं लेंगे, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम द अब्रॉड, ठीक है। ये कहीं से भी आ सकती है, नो वरीज, हम इसे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे ही नहीं। एग्जांपल क्या है? ओल्ड एज पेंशन होगी, स्कॉलरशिप होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो मैं अभी बता रहा था, और पॉकेट मनी, या फिर स्कॉलरशिप होगी, स्कॉलरशिप हो गया, सॉरी, या फिर हमारा बर्थडे गिफ्ट हो गया, या फिर ऐसा होता है कि कुछ बंदे बाहर चले जाते हैं अब्रॉड, वहाँ से अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द transfer income of the government as they are received without providing any productive services in return. Similarly subsidies paid, ठीक है। इसने क्या बोला? सरकार हमसे टैक्स ले रही है, सरकार के लिए वो एक फैक्टर इन ट्रांसफर इन इनकम है। क्यों? सरकार उसके बदले कुछ नहीं दे रही, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली? अब सरकार हमें क्या दे रही है? छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, हम उसके बदले में कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे, तो वो भी हमारे लिए क्या होगी? एक फैक्टर
सॉरी ट्रांसफ़र इनकम होगी, ठीक है, हो जाएगा याद। जल्दी से हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर इन इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने पढ़ लिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, हम कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं देते। इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, अगर नेशनल इनकम में काउंट हो रही है तो डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट होगी, ये किसी में भी काउंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट क्या होता है, इट इज़ अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, हम इसमें अर्न करते हैं, कुछ करके, कुछ हम कष्ट उठा के हम इसमें अर्न करते हैं, हमारी कमाई होती है, एक रिसीव्ड कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने ये दोबारा पॉइंट रिपीट हो गया। इट इज़ जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, हाउस होल्ड रिसीव क्या करता है, सब्सिडी, और गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स रिसीव करता है। ये इस एग्जांपल में बताया था। इसके एग्जांपल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इसके एग्जांपल स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं करंट ट्रांसफ़र और कैपिटल ट्रांसफ़र में क्या होता है। ट्रांसफ़र दो टाइप के होते हैं, ये हमने इनकम पढ़ा। ट्रांसफ़र भी दो टाइप के होते हैं, कैसे, करंट ट्रांसफ़र आर मेड आउट ऑफ इनकम वेयर एज कैपिटल ट्रांसफ़र आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। इनकम क्या था, एक फ्लो कंसेप्ट था, और वेल्थ के क्या थी, एक स्टॉक कंसेप्ट था, ठीक है। तो अगर हम स्टॉक में से दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफ़र, और अगर हम फ्लो में से दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं करंट ट्रांसफ़र, ठीक है। करंट ट्रांसफ़र आर जनरली रेगुलर इन नेचर वेयर एज कैपिटल ट्रांसफ़र आर इरेगुलर, करंट ट्रांसफ़र होते ही रहते हैं पर कैपिटल ट्रांसफ़र कभी कभी होते हैं। मान ले मैंने अपनी बहन के दहेज में गाड़ी दे दी, वो हो गया कैपिटल ट्रांसफ़र, ठीक है। मेरे पापा मम्मी मुझे पॉकेट मनी देते हैं, वो हो गया करंट ट्रांसफ़र, ठीक है। करंट ट्रांसफ़र आर मेंट फॉर कंजप्शन पर्पजेज वेयर एज कैपिटल ट्रांसफ़र आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। गाड़ी एक कैपिटल है, एक एसेट है, बट पॉकेट मनी मैं किस लिए दे रहा हूँ, खाने के लिए, कंजप्शन पर्पज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ करंट ट्रांसफ़र होता है ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और उसके एग्जांपल क्या होते हैं कैपिटल ट्रांसफ़र के, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेंस और वॉर डैमेजेस, ठीक है। हमारे 3 टॉपिक हो गए। आगे अगली वीडियो में 2.4 से चालू करेंगे, 2 टॉपिक और करा दूंगा मैं। उसके बाद हमारे 3 टॉपिक बचेंगे, तो 2 पार्ट इस वीडियो के और बनेंगे, ठीक है।